प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ई स्कूल में। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में क्या कराया था वो एक बार आप ज़रूर याद कर लें। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट किए थे। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस सीखी थी, पर्सन का मतलब क्या होता है ये सीखा था। तो आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम, फिर से एक बार सभी अपने आप को सेफ रखें और घर पे रहें। अर्जेंट हो तो ही बाहर जाएं और साथ में मास्क भी ज़रूर लगाएं। ऑनलाइन क्लासेस में लगातार जुड़े रहें, इसके जो दिए जाने वाले असाइनमेंट हैं उसको पूरे करते रहें और अभी जो आप वीडियो देखते हो उसके नोट्स बनाते रहें। जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो आप मुझे नोट्स बना के व्हाट्सएप अपने ग्रुप में कर दें ताकि पता रहे कि हाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि वीडियो जो आपके सामने हैं उसको पूरा देखें, स्किप ना करें, लगातार देखें, आराम से देखें। और दूसरा, मैंने इस वीडियो को बनाते समय स्पीड को एकदम नॉर्मलाइज रखा है ताकि हर स्टूडेंट जो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है दोनों के लिए ही उपयोगी हो जाए, आराम से वो एक एक बात को समझ सके। तो प्यारे बच्चों, इससे जुड़े रहें लगातार। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले आप देखें रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये आपके चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसे कहते हैं निवास स्थिति एवं कर भार। यानी आपकी निवास स्थिति के आधार पर आपका टैक्स देना है या नहीं देना है ये बात तय होती है। ये क्या है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। देखिए, निवास स्थिति के बारे में हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। निवास स्थिति क्या होती है। ओके। सेकंड क्वेश्चन जो हमने इसमें लिया है वो है व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कर भार क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन आप देखें व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, रिश्ता है। क्लियर। ये तीनों प्रश्न जो है वो इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। चूँकि हम आज जो क्लास ले रहे हैं उसमें हम एक पार्ट को ही देख पाएंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्योंकि ये लगभग 2 पार्ट में हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो पहले पार्ट में हम आज देखेंगे निवास स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका स्क्रीन यहाँ पे हेडिंग लिखा है रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ निवास स्थिति क्या होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, इनकम टैक्स के अंतर्गत जो व्यक्ति गत वर्ष में प्रीवियस ईयर, अब आप देखें ये प्रीवियस ईयर क्या होता है, मैंने आपको ये बात पिछले वीडियो में बताई है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा था, यानी चैप्टर 1 का 1 P1 जिसको हम कहते हैं, उसमें ये बात बताई थी कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। आप देखें यहाँ पे हमने लिखा है गत वर्ष, प्रीवियस ईयर है ना। तो प्रीवियस ईयर वर्तमान की स्थिति में मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी कौन सा ईयर चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ ले,
कौन सा चलता है बताओ जी, 2020 और 21। तो जो ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर होता है, ओके। और इससे पहले का ईयर यानी 2019 और 20 ये आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति, शब्द गौर करें, व्यक्ति यानी पर्सन, और पर्सन में हमने कहा इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, कंपनी आता है, फर्म आता है, AOP आता है, लोकल अथॉरिटी आता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी आता है। ये भी वीडियो 1 में है, आप उसको ज़रूर देखें, बहुत काम का है। और सभी से मेरा निवेदन है, आप सारे वीडियो यानी 1, 2, 3 क्रम से देखें, पूरा देखें और उसे याद करने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, ओके। तो आप समझ पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थिति के आधार पर उस पर टैक्स लगता है। अब प्रश्न उठता है निवास स्थिति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, निवास स्थिति का मतलब गत वर्ष में, यानी हमारे लिए आज अगर हम बात कर रहे हैं तो 19-20 ये आपका PY प्रीवियस ईयर हो गया है। तो इस प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति, पर्सन कहाँ रहा उसके आधार पर उसको टैक्स देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं पूरे गत वर्ष में भारत में ही रहा, अपनी ही कॉलेज में पढ़ाता रहा, तो मुझे जो भी इनकम प्राप्त हुई वो भारत में हुई, इसलिए मैं भारत में उसके लिए टैक्स दूंगा, ओके। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरी गत वर्ष यानी 19-20 में किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा और वहाँ से मैं सैलरी लेता रहा, तो अब उस पर टैक्स कहाँ देना होगा। तो आप देखें, भारत में उसके लिए टैक्स देने की संभावनाएं इसलिए नहीं होंगी क्योंकि गत वर्ष में मैं भारत में नहीं था, ओके। ये इस तरह के प्रश्न, ये एग्जैक्टली नहीं है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका सॉल्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे। यानी उसके निवास स्थान से संबंधित जितने भी नियम हैं वो हमें जानने हैं इस चैप्टर में, और निवास स्थान के आधार पर ही हमें उन पे टैक्स लायबिलिटी लगानी होती है, ओके। तो निवास स्थिति एक व्यक्ति की बदल सकती है, गत वर्ष में वो कहाँ रहा ये बात महत्वपूर्ण होती है, ओके। तो देखें यहाँ पे मैंने ये लिखा है गत वर्ष में कहाँ रहा। तो अगर कोई व्यक्ति, पर्सन कहाँ रहता है या उसकी स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर की, उससे तय होगा कि उसे टैक्स देना है या नहीं देना है। इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ ना, सच सोच के देखें एक बार, इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमें टैक्स लेना है या नहीं लेना है ये रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है, ओके। अब अपने इसमें देखना है कि वो कहाँ रहा, भारत में रहा या विदेश में रहा, क्लियर। तो यदि वो भारत में रहा तो उस पर टैक्स लगाना है, यदि वो विदेश में रहा तो उस पर टैक्स नहीं लगाना है। ये बात रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी को बताती है, क्लियर। अब आपने इसमें देखा कि कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान के आधार पर टैक्स देगा। व्यक्ति का मतलब पर्सन, और पर्सन में सारे लोग आते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। आज का जो हमारा चैप्टर है, वीडियो है, उसमें मैं आपको इंडिविजुअल व्यष्टि के बारे में बताऊंगा, ओके। यानी पहला, व्यष्टि का मतलब होता है राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता। जो व्यष्टि हैं, मैं क्या हूँ, एक व्यष्टि हूँ। आप कौन हैं, एक व्यष्टि हैं। आप कंपनी तो नहीं है, आप फर्म तो नहीं है, तो व्यष्टि का मतलब हम हो गए। तो हम लोगों का निवास स्थान क्या होता है और हम पे उसकी अलग अलग कैसे पहचान की जाती है, आज का जो टॉपिक है उसमें हम केवल ये बात सीखेंगे।
अब आप देखिए अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल लिया है जिसको हम कह रहे हैं व्यष्टि। ओके, इसका नाम है राम। कोई भी एक नाम ले सकते हैं आप, अपनी पसंद का जो नाम रखना चाहें अपने नोट्स में लिख लेना। तो इस इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकते हैं ये हमें इसमें बताया है। आप देखें, राम क्या हो सकता है? निवासी, रेजिडेंट हो सकता है। ओके। दूसरा, राम क्या हो सकता है? अनिवासी। ओके, क्या हो सकता है? नॉन रेजिडेंट। और तीसरी स्थिति और होती है, राम क्या हो सकता है? असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। इसको हम NOR से आगे पुकारेंगे, लंबा नाम हो गया है इसलिए। तो राम की कितनी निवास स्थिति हो सकती है, ये प्रश्न आपके सामने आया। उसका आंसर आप कैसे करोगे? आप कहोगे राम एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की 3 निवास स्थिति हो सकती है। 1 रेजिडेंट, 2 नॉन रेजिडेंट और 3 NOR, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि निवास स्थिति इंडिविजुअल की कौन कौन सी हो सकती है। अब इसके आगे प्रश्न उठता है, वो प्रश्न है कि कब रेजिडेंट होगा, कब नॉट रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, और कब NOR होगा। तो ये 3 स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। कब के आंसर के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छा है। अगर समझ में ना आई हैं तो एक बार आप पीछे जाकर वापस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 4 बातें यहाँ पे हैं। मैं आपको इसको ले लेता हूँ। देखिए, हमने राम के बारे में यहाँ पे 4 बातें लिखी हैं। इधर हमने लिखा है बेसिक कंडीशन, इसको हिंदी में कहेंगे आधारभूत शर्तें। ओके, बेसिक कंडीशन, इसको हम शॉर्ट नेम देंगे BC। क्या देने वाले हैं? B और C, बेसिक कंडीशन। क्लियर? दूसरी शर्तें हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, इसका मतलब होता है अतिरिक्त शर्तें। ओके, इसको हम कहेंगे AC, एडिशनल कंडीशन। ये 2 अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। अब ये क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं, वो ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन में नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है? लिखा है प्रीवियस ईयर में टोटल 182 या अधिक डेज भारत में रहे। प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहे, ये पहली कंडीशन हो गई BC के लिए। बेसिक कंडीशन 1, BC1। ओके, दूसरी सेकंड देखें, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में 365 डेज, 365 डेज, और प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस प्रीवियस ईयर में 60 या मोर डेज भारत में रहे। यानी बेसिक कंडीशन 2 ये कहती है प्रीवियस ईयर से पहले के
4 वर्षों में 365 दिन प्लस PY में 60 दिन या अधिक भारत में रहे। ओके, 2 कंडीशन हो गई है। आप ध्यान से देखते जाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पक्का समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखते रहें एक एक स्टेप को और याद करते रहें। तो बेसिक कंडीशन दोनों हो गई। फर्स्ट 182 दिन, सेकंड 4 सालों में 365 प्लस 60 दिन प्रीवियस ईयर के। अब उसके बाद में आप जाओ एडिशनल कंडीशन में। तो एडिशनल कंडीशन में पहली शर्त क्या है? पहली शर्त लिखता है प्रीवियस ईयर से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। 10 वर्षों में 2 वर्ष, ये देखो मैंने शॉर्ट में यहां पे लिख दिया। तो एडिशनल कंडीशन 1 AC1 वो हो गई 10 इयर्स में 2 इयर्स भारत में रहे। सेकंड कंडीशन आपके है प्रीवियस ईयर के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में टोटल 730 दिन भारत में रहे। यानी 7 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में, यानी PY से पहले के जो 7 इयर्स हैं उनमें 730 दिन भारत में रहे। 730 दिन 365 का डबल होता है, करके देख लो। सही है? तो ये 4 कंडीशन हमारे सामने हुई, 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन 1 प्रीवियस ईयर में 182 या अधिक दिन भारत में रहे। बेसिक कंडीशन 2 पिछले 4 वर्षों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन या अधिक भारत में रहे। एडिशनल कंडीशन पहली वो है 10 वर्ष में 2 बार निवासी हो या 2 साल भारत में रहे। और सेकंड कंडीशन जो आपके एडिशनल कंडीशन है, पिछले 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे। 4 शर्तें हो गई, आपको याद हो गई। एक बार आप इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखें, पक्का याद हो जाएगी। 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। क्लियर? ये स्टेप भी आपने सीख लिया है। तो अब तक 2 स्टेप हमने पढ़े। पहला स्टेप कि एक व्यक्ति की निवास स्थिति 3 हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और NOR, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। उसके बाद में सेकंड कंडीशन हम जब आए स्क्रीन में तो हमने देखा कि भैया इसमें 4 शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन भी है और एडिशनल कंडीशन भी है, तो दोनों को हमें इसमें देखना है। 2 बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और, ये इसमें एक नोट है, और नोट क्या है? निवास की स्थिति का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है और सिटीजनशिप, जिसको हम बोलते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप अलग होती है। दोनों को आप एक साथ ना देखें, उसको अलग पड़ा रहने दें। यहाँ तो रेजिडेंस देखनी है, उसकी निवास स्थिति देखनी है। जैसा कि मैंने कहा, मैं भारत का नागरिक हूँ, इससे इनकम टैक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भारत में निवासी हूँ या नहीं हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है। और निवास स्थिति हमारी 4 कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो नागरिकता से निवास स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। ओके, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। हम इस 4 शर्तों को देख लिया है, तो अब इसकी निवास स्थिति के बारे में आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आएँ। ये देखो, एक अच्छा सा मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। आप देखिए, आपके सामने एक इंडिविजुअल है। ओके, इंडिविजुअल है राम। वो कहता है आई एम रेजिडेंट।
मैं निवासी हूँ। वो कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कहता है राम? मैं निवासी हूँ। तो हमने कहा इफ कब होगा निवासी? वो कहता है यदि मैं 2 बातें पूरी करूं। अगर मैं 2 बातें पूरी कर दूं तो मैं निवासी होऊंगा। कौन सी 2 बातें? पहला, ये देखिए, बेसिक कंडीशन 1+2, यानी पहली और दूसरी दोनों कंडीशन, बेसिक कंडीशन पूरी करे। 182 दिन वाली, 4 साल में 365 दिन प्लस 60 दिन वाली, यानी दोनों शर्तें पूरी करे। एक। दूसरा, एसी एडिशनल कंडीशन 10 वर्षों में 2 साल और 7 वर्षों में 730 दिन। ये दोनों ही शर्तें यदि मैं पूरा करता हूँ तो मैं रेजिडेंट हूँ। राम ने बहुत अच्छे से बताया, देखो आप, यू कैन गेट दिस पॉइंट वेरी वेल। वो क्या कहता है? आई एम रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट हूँ यदि मैं 2 शर्तें पूरी करता हूँ। पहली, एडिशनल दोनों शर्तें, और आपके बेसिक दोनों शर्तें, यानी जो ऊपर आपने 4 शर्तें पढ़ी, यदि वो चारों शर्तें राम पूरी कर देता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। अगले स्टेटमेंट में जाते हैं। आई एम नॉन रेजिडेंट, मैं अनिवासी हूँ। क्यों? क्या शर्त है उसकी? यदि मैं दोनों बेसिक कंडीशन पूरी न करूं तो, यानी बेसिक कंडीशन दोनों कौन सी थी? याद करो एक बार। पहली थी प्रीवियस ईयर में 182 दिन या अधिक, और दूसरी थी 4 सालों में 365 दिन प्लस 60 दिन प्रीवियस ईयर। वो कहता है कि अगर मैं दोनों ही बातें पूरी ना करूं, यानी बेसिक कंडीशन दोनों पूरी ना करूं, तो आई एम नॉन रेजिडेंट, मैं अनिवासी हूं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, थर्ड स्टेज, आई एम नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मैं NOR हूं। कब? पहला, इफ बेसिक कंडीशन मिनिमम 1 पूरी कर दे, एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, दोनों में से मिनिमम 1 कंडीशन फुलफिल करता है, यानी गत वर्ष में 182 दिन या अधिक, या पिछले 4 सालों में 365 दिन या 60 दिन गत वर्ष के, तो वो दोनों में से कोई एक कंडीशन, यानी बेसिक कंडीशन में से मिनिमम 1 एक पूरी करे। और इफ यदि एडिशनल कंडीशन जो है नॉट एनी वन, यानी दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी ना करे, यानी एक शर्त पूरी करना जरूरी है, तो वो पहली शर्त में से भी एक पूरी कर दे और दूसरी में से मिनिमम एक पूरी कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? NOR हो जाएगा। तो अपना इस जो सिस्टम को हमने अभी देखा, इससे हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि निवास स्थिति कब और कैसे कैलकुलेट की जाती है, पता की जाती है। क्लियर? आप इस पूरे जो मैंने आपको बताया, इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो आई एम रेजिडेंट, आई एम नॉट रेजिडेंट और आई एम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और इन तीनों की स्थिति और कौन कौन से नियम हैं वो भी आ गए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूं, उससे आपको और बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, क्या आप तैयार हैं? यस, देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने लिया है, हेडिंग लिखी है निवास स्थिति बताओ। क्या बतानी है? रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। ओके, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है श्री राम प्रसाद, व्यक्ति का नाम है, इंडिविजुअल है, 14 वर्ष से भारत में एक कंपनी में काम कर रहे हैं।
पिछले 14 वर्ष से एक ही कंपनी में भारत में काम कर रहे हैं। वे 5 सितंबर 2019 को कंपनी के काम से अमेरिका गए। ठीक है, कब गए, डेट इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर 2019। ओके, तथा 10 फरवरी 2020 को भारत वापस आए। ये आपके एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन हमने पुटअप किया है। राम प्रसाद जी जो हैं वो भारत में 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले यानी PY में, प्रीवियस ईयर में, वो 5 सितंबर 2019 को अमेरिका गए और वापस 10 फरवरी 2020 को भारत आ गए। अब वो आपसे इस पूरी कंडीशन में पूछता है निवास स्थिति बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। अब ये कौन कौन से शर्तें, आपको करना क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको 2 तरह की जो कंडीशन है वो चेक करनी है। यानी बेसिक कंडीशन क्या ये पूरी करता है, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। तो उन पूरा करने के आधार पर ही तो हमने समझा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, इससे जस्ट ऊपर जो हमने स्लाइड देखी थी। चलिए इस प्रश्न को हल करके बताते हैं कि कैसे होगा। स्टेप टू स्टेप आप मेरे साथ चलते रहें। देखें, सबसे पहले आपको लेना है क्या चीज़, प्रश्न में देखो, आओ देखें, क्या देखें भैया, आओ देखें राम प्रसाद भारत से बाहर कितने दिन रहे। राम प्रसाद भारत से बाहर कितने दिन रहे, पहले ये चेक करो। तो बाहर कब गए, तो हमने कहा 5 सितंबर 2019। वापस कब आए, 10 फरवरी 2020। PY प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20। चेकिंग हो गई, स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1 ये नोटिस लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, भारत से बाहर दिन। तो भारत से बाहर कितने दिन रहे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। सितंबर में गए थे और फरवरी में वापस आ गए हैं, सही है ना। तो इसके आगे मैंने आपके पहले ये लिखा है कि हर महीने में दिन कितने होते हैं, क्लियर। सितंबर में 30, फिर 31, 30, 31, 31, 28, फरवरी 28 का होता है। अब हम सितंबर में कितने दिन भारत से बाहर रहे, तो 5 तारीख को गए थे, 30 का पूरा महीना होता है, तो पीछे कितने दिन बचे, 25। तो सितंबर में 25 दिन, अक्टूबर पूरा टाइम बाहर थे 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन और फरवरी 10 को भारत में आ गए थे। तो फरवरी में कितने दिन बाहर थे, 9 तारीख तक, यानी 9 दिन। कुल मिला के 157 दिन भारत से बाहर थे। कौन, राम प्रसाद। कितने दिन बाहर थे, 157 डेज। हमें कितने दिन बाहर थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, आ जाओ यहाँ, ये देखो। पर हमें चाहिए, क्या चाहिए, भारत में कितने दिन, भारत में कितने दिन रहे, ये बात हमें चेक करनी है। तो हमने कहा भैया साल में दिन कितने, 365, उसमें से आउट ऑफ इंडिया कितने रहे, 157 डेज। अभी ऊपर कैलकुलेट किया, तो भारत में कितने दिन रहे, 208 दिन। आसान है, समझ में आता है। तो 208 दिन वो भारत में रहा। तो अब क्या करना, अब हमें इसकी निवास स्थिति चेक करनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके लिए क्या करना है, आगे स्क्रीन पे देखें, बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बेटा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्लियर। देखें, अब देखें शर्तें, यानी स्टेप 3 पे हम आ गए हैं, शर्तें चेक करते हैं इसकी। 4 तो हमारी बेसिक कंडीशन तो हो गई 2,
और एडिशनल कंडीशन भी हो गई 2, तो 4 ही तो शर्तें हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहली शर्त, प्रीवियस ईयर में 182 दिन। तो प्रीवियस ईयर में हमने कहा कि वो तो 208 दिन भारत में था, तो हमने क्या कहा इसमें 208 दिन क्या था, वो भारत में था। तो हमने कहा हाँ ये शर्त पूरी होती है, पहली कंडीशन पूरी हुई। ओके, उसके बाद में प्रीवियस ईयर से पहले 4 वर्ष में 365 दिन प्लस प्रीवियस ईयर में 60 दिन, ये शर्त पूरी होती है या नहीं होती है, ये भी अपने को देखना है। तो ये पिछले 14 साल से भारत में ही है ना, तो भारत में ही है तो ये शर्त भी पूरी हो जाती है। 4 साल नहीं 14 साल से भारत में है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। फिर तीसरी शर्त, ये जो है तीसरी और चौथी, ये आपके एसी है, एडिशनल कंडीशन। तो तीसरी शर्त है 10 वर्ष में 2 बार भारत में रहे 2 साल। तो इसका भी आंसर बहुत कॉमन है, पिछले 14 साल से ये भारत में ही काम करता है, तो यस ये शर्त भी पूरी करता है। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर से पहले 7 वर्षों में 730 दिन, तो इसमें भी वही सेम बात, 14 सालों से भारत में है, तो ये शर्त भी पूरी करता है। यानी आप देखें इसने दोनों बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी है। क्लियर? तो पूरी कर दी है तो हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल अगर अपनी दोनों बेसिक शर्तें 1+2 और दोनों एडिशनल शर्तें 1+2 पूरा कर दे तो वो निवासी कहलाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये आपके स्क्रीन पे आंसर है। बेसिक कंडीशन दोनों यस, दोनों पूरी कर रहे हैं। एडिशनल कंडीशन दोनों यस, दोनों पूरी कर रहे हैं। अतः राम प्रसाद निवासी है, रेजिडेंट है। अब देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से इस बात को स्टेप टू स्टेप देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देखें, रिवाइंड करके देखें, आराम से इत्मीनान से देखें। कि आधे घंटे का वीडियो है, आप इसको 1 घंटे में पूरा देख लो धीरे धीरे करके, और नोट करते चलो। स्क्रीनशॉट लेके रखो मोबाइल में, तो उसमें जो दिख रहा है वो आपके सामने भी आ जाएगा। और अच्छे से इसको तैयार करके दिमाग में पूरा पक्का कर लो कि हाँ हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आ गया है, तो हमारा काम आज का पूरा हो जाएगा। और एक बात, ये जितने भी चैप्टर्स आपके सामने इनकम टैक्स में आते हैं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, जो विद्यार्थी ईमानदारी से ये बातें सीख रहा है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करते हुए हम पूरे इनकम टैक्स लॉ को सीख जाएंगे। इनकम टैक्स पूरे बीकॉम का सबसे अच्छा पेपर है। मैं मुश्किल कभी नहीं कहता हूँ, कुछ नया है इसमें तो हमें सीखना है इसको। क्यों सीखना है ना, तो जल्दी से आप इसको ध्यान से पढ़ें, लगातार पढ़ें, सीखते रहें। आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी वीडियो देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत से वीडियोस आपके सामने बनकर आते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो वो मेहनत जो है वो तब सफल होगी जब आप सभी उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे। क्लियर? और वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट, क्वेश्चन या जो कुछ भी आपको पूछना हो आप किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में ही दे रखा था, आप उससे देख लीजिए। ओके, बाय।